हेलो दोस्तों, आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई परीक्षित। जैसा कि आप हमारे थंबनेल पे देख रहे हैं कि भाई ये जो वीडियो है ये माइंडसेट से रिलेटेड वीडियो है। तो इसका मतलब ये चीज दर्शाता है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, आप ये चीज जानना चाहते हैं कि भाई राइट माइंडसेट क्या होता है एक पर्टिकुलर एग्जाम को निकालने के लिए। उस राइट माइंडसेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको कुछ चीजें डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ 1-2 मिनट के लिए आए इस वीडियो में देखने के लिए, तो आप उस 1-2 मिनट को वेस्ट मत करिए। इन दोनों मिनट को कहीं और जा करके इन्वेस्ट करिए जिससे आपको फायदा मिल सके। अगर आपको इस वीडियो से कंप्लीटली बेनिफिट चाहिए तो इसको आपको कंप्लीटली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो समझ में आया? बीच धार में दो नावों पे पैर रखने से अच्छा है कि आप एक नाव पे पैर रखें। इससे आपको ही फायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग राइट माइंडसेट के बारे में डिस्कस करेंगे टू क्लियर एनी एग्जाम। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ अपने इंट्रो में कि भाई मैंने जो सीडीएस है वो सीडीएस 3 बार क्लियर किया है, 3 आउट ऑफ 3 बैक टू बैक। एफ कैट को भी 3/3 टाइम्स किया है। ठीक है, यूपीएससी जो आईएएस का जिसे सिविल सर्विस एग्जाम कहते हैं उसको 2 टाइम्स मैंने मेंस अपीयर्ड हुआ हूँ। ठीक है, सीएपीएफ क्लियर किया है और इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम मैंने क्लियर किया है। ठीक है, अब इतनी बात बताने का पर्पस क्या है? ठीक है, मैं आपको रिजल्ट भी दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको पर्पस बताता हूँ कि इसका दिखाने का पर्पस क्या है। ये मेरा सिविल सर्विस मेंस एग्जाम 2024 है। ठीक है, इसका रिजल्ट आया था। ये मेरा नाम देख सकते हैं आप। ठीक है, देन उसके बाद ये इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेज 2 का ये एडमिट कार्ड है जिसे हम एसएसबी इंटरव्यू करते हैं वहां पर। ठीक है, ये है नोएडा में। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है जहां पर इसका एसएसबी हुआ था। बिल्कुल एसएसबी की तरह होता है सारा प्रोसेस। ठीक है, ये नोएडा में हुआ था। देन उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ सीडीएस 2024 का, 2022 का, सॉरी। 04483। आप यहाँ पर देखोगे, ये देखिए, ये क्या है? कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम्स 2 सीडीएस 2 2022। इसका मेरा एग्जाम निकला था। इसमें जो मेरी कट ऑफ निकली थी वो एएफए की भी क्लियर हुई थी, आईएमए की क्लियर हुई थी और ओटीए की क्लियर हुई थी। ठीक है, इन तीनों की एक साथ क्लियर हुई थी। ये देखिए मेरा नाम है परीक्षित मौर्य, ये मेरा रोल नंबर है। ठीक है, देन उसके बाद ये ये एयरफोर्स एकेडमी, वो आईएमए का मैंने दिखाया था, ये एयरफोर्स एकेडमी का है। ठीक है, ये मेरा नाम है। देन उसके बाद आप देखोगे ये ओटीए का है। ठीक है, ये देखिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, ये मेरा नाम है, आप देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को मैं डाल दूंगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाह रहा हूँ कि भाई ये रिजल्ट मैं क्यों दिखा रहा हूँ। इस रिजल्ट को दिखाने का सिर्फ पर्पस एक है। इस रिजल्ट को दिखाने का पर्पस एक है कि भाई आपका जो ट्रस्ट है मुझ पे बिल्ड हो सके। ठीक है, मैं जो बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा। मैं भी आपकी तरह एवरेज पर्सन हूँ। ठीक है, तो मैं भी वहीं से उठा हूं जहां पर आप हैं। तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली हैं, कुछ कोर कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, कुछ राइट माइंडसेट मुझे कुछ समझ में आया है। वही राइट माइंडसेट को डिस्कस करने में आपके पास आया हूं। ठीक है, आपको मैं वो कोर कॉन्सेप्ट राइट माइंडसेट में आपको बताऊंगा जिसके दम पे मैंने ये बैक टू बैक एग्जाम्स क्लियर किए हैं। इससे क्या होगा? इससे आपको हेल्प होगी ताकि आप भटको नहीं, आप गलती ना करो, आपके ईयर्स बचें। ठीक है, अगर आप गलती करोगे तो हो सकता है, क्योंकि देखिए ज्यादा टाइम नहीं होता है। ठीक है, आप 24-25 तक का ही एग्जाम दे सकते हो, ओटी में थोड़ा सा और होता है। लेकिन क्या होता है कि इतना इतना कोई नहीं खींचना चाहेगा ना। तो आपकी ईयर्स ना बर्बाद हो, उसी को रोकने के लिए, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए मैं आपको राइट माइंडसेट बताऊंगा इस पूरे में। तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वीडियो के बारे में। इस जिद के बैच के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग माइंडसेट समझते हैं कि भाई होता क्या है। तो अपने माइंडसेट को क्या करना है? चेंज करना है। तो किसी भी चीज को चेंज करने के लिए ना, सबसे पहले प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है आपकी उसको देखेंगे।
उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए प्रेजेंट में आपका जो भी माइंडसेट है उसे आइडेंटिफाई करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको इसमें कुछ कमियां दिखेंगी, ठीक है। उन्हीं कमियों को हटाते हुए आपको पहुंचना है राइट माइंडसेट का पहुंचना है, ठीक है। अब एक राइट माइंडसेट दिखता कैसे है, होता कैसे है, इसके बारे में देखेंगे। जिस दिन आप ये राइट माइंडसेट रखोगे ना तो आप एक ऑफिसर बन जाओगे बहुत इजीली तरीके से। आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, एफर्टलेसली तरीके से आपको बन जाओगे। बाकी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, आप 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, 4 बार फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका माइंडसेट सही नहीं था, ठीक है। जो एक टॉपर का माइंडसेट होता है ना, और एक क्राउड का जो माइंडसेट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसीलिए वो टॉपर है, इसीलिए वो क्राउड है। तो हमें क्या समझना है भाई, टॉपर ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हैं कि क्राउड नहीं कर रहा है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं सीडीएस एग्जाम को हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो सीडीएस एग्जाम को मुझे मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ठीक है। आपका जो भी अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट में मुझे सीडीएस एग्जाम क्लियर करना है, ये हमारा क्या है, पर्पज है कि भाई क्लियर करना है। तो पहले इसको समझते हैं है क्या चीज, ठीक है। तो बेसिक बातें पहले समझेंगे, ये सभी आपको पता होंगी। बहुत लोग बोलेंगे सर आप क्या बता रहे हो, यहीं से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, यहीं से मैं आपको ले चलूंगा नेक्स्ट लेवल पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई, इसमें 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, जीएस, मैथ। 2-2 आवर्स का होता है, ठीक है। 2-2 घंटे के होते हैं, 100-100 मार्क्स के आते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये सभी को पता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और सभी टोटल कितना होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 20% होता है। इंग्लिश में 24 क्वेश्चन करने होते हैं, जीएस में 24, मैथ्स में 20 क्वेश्चन। ये सभी को पता होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कुछ चीजें लेते हैं, ठीक है। हमको ये बेसिक बातें समझ में आ गई, क्योंकि सीडी एग्जाम क्लियर करना है तो बेसिक बातें समझना जरूरी है, ठीक है। अब ये कंबाइंड सीडीएस टू 2024 का फाइनल लिस्ट लेते हैं, जिसमें डिटेल्स पूरी दे रखी है, ठीक है। आईएमए को क्वालिफाई करने के लिए आप देखोगे तो 117 मार्क्स चाहिए, देखिए 117 मार्क्स चाहिए मिनिमम, ठीक है। कट ऑफ है ये, आउट ऑफ 300। आईएनए के लिए 90 चाहिए आउट ऑफ 300, इसके लिए 126, एएफए के लिए, ओटीए मेन के लिए 81, ओटीए वुमेन के लिए 81। वुमेन का फिलहाल इस बार अलग आएगा, ठीक है। आपको क्या देखना है, यहाँ पर क्या है, सेम सेम है। ये क्या है, 200 में से, ये 300 में से है, ठीक है। इतनी भी सी बात आपको समझ में आ गई। ये क्या है, ये फाइनल है। ये 600 में से 241 है, 600 में 220 है, 600 में 248 है, 161 है, 166 है, ये 400 में। तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी कि भाई ये 50% से मार्क्स लेस है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे 50% मार्क्स से क्या है, लेस है, बिल्कुल लेस है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि भाई 50% मार्क्स अगर मेरे आ गए तो हमारा फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है। रिटर्न और एसएसबी के मार्क्स मिला करके। अब ये 50% मार्क्स कैसे लाने हैं, कब लाने हैं, इसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा कुछ और समझते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। ये आप देखेंगे भाई सीडीएस टू 2024 का ये रिजल्ट है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखोगे रैंक 1, ठीक है। रैंक 1 कौन है, आदित्य कुमार है। इसकी जो रिटर्न 300 में से जो रिटर्न टोटल है वो 161 है, ठीक है। कितने, 161 है। आई होप आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। एसएसबी में मार्क्स 144 है, ठीक है। एसएसबी के पहले हटाओ, हमें क्या है, रिजल्ट सभी मतलब रिटर्न से मतलब है, ठीक है। अब इसके क्या है, फाइनल टोटल कितने हैं, 305। अब यहाँ पर आप देखोगे कि भाई 50% में रैंक 1 आ रही है, ठीक है। 50% में कितनी आ रही है, रैंक 1 आ रही है कि भाई 600 में से 305 आए तो 300 के अराउंड है, तो 50% में कितनी आ रही है, रैंक 1 आ रही है। यहीं पर आप देखोगे तो कुछ ही लोग के आपको 161 दिखाई पड़ेंगे, बाकी तो लगभग उससे कम ही है। ये रिटर्न रिजल्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद इसी आदित्य ने ओटीए में ओटीए में भी टॉप किया है, ठीक है। मैं आपको ओटीए का भी दिखाता हूँ, फिर आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि मैंने क्या नोटिस किया इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है।
आ गया। हाँ ये देखो, ठीक है, ये आदित्य कुमार, ये देखो, इसने 200 में से 126 मार्क्स गेन किए हैं, मतलब समझ रहे हो 50% से ज्यादा मार्क्स यहाँ गेन किए हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने क्या किया है, जो मैथ है, मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ कितना गेन किया, 35 गेन किया है। ठीक है, इसमें 35 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों को आप देखोगे तो आपको एक बेसिक बात समझ में आएगी भाई, आदित्य कुमार की जो मैथ है वो क्या है, वीक है, बट उसके जो जीएस और इंग्लिश है बहुत ही स्ट्रांग सब्जेक्ट है। यहीं से हमारा माइंडसेट इनका समझ में आता है कि भाई हमने वीक सब्जेक्ट में क्या किया है, वीक सब्जेक्ट में मैंने एवरेज, मैंने क्या किया है, स्कोर किया है, और जो हमारा स्ट्रांग सब्जेक्ट है ना, उसमें बहुत ही हाई मार्क्स गेन किए हैं, बहुत ही हाई मार्क्स गेन किए हैं। इतने हाई मार्क्स गेन किए हैं कि भाई रैंक वन आ रही है, आईएमए में भी रैंक वन आ रही है और ओटीए में भी रैंक वन आ रही है। अब सोचो, ये माइंडसेट है। अगर इस बंदे ने 126 लाया ना 200 में से, तो इसने सोचो कितना ज्यादा टारगेट किया होगा कि 200 में से मुझे कम से कम नहीं 150 टू 160 स्कोर करना ही करना है। इसने ये माइंडसेट रखा होगा। ये माइंडसेट हम लोग देखेंगे अभी आगे वाले उसमें स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा कि भाई आपको ये पहचानना जरूरी है कि आपके क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। मान लीजिए आपका मैथ अच्छा है, स्ट्रांग है, इंग्लिश भी अच्छी है, मान लीजिए जीएस थोड़ी सी कमजोर है, तो जीएस में क्या करना है, आपको एवरेज परफॉर्म करना है, लेकिन मैथ और इंग्लिश में बहुत दमदार तरीके से परफॉर्म करना है कि आपकी रैंक आ जाए और आप मेरिट आउट ना हो। मेरिट आउट होने का कोई चक्कर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। अब आते हैं अपने इस पे, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग ने देख लिया है। ठीक है, अब राइट माइंडसेट क्या होता है टू क्लियर एनी एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले माइंडसेट तीन लेवल पे होते हैं। एक एग्जाम लेवल पे क्या माइंडसेट होना चाहिए, एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या माइंडसेट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट लेवल पे क्या माइंडसेट होना चाहिए। सब्जेक्ट लेवल पे मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, ठीक है, और आपकी वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जब आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू अप्रोच एनी एग्जाम। ठीक है, कि आपको अप्रोच क्या करना है, आपको सबसे ज्यादा काम किस पे करना है। जैसे आदित्य कुमार ने किस पे, मैथ पे एवरेज परफॉर्म किया है, लेकिन वहीं पर जीएस प्लस इंग्लिश में एक्सेल किया है, बहुत बेहतरीन नंबर लाए, इतने बेहतरीन नंबर किसी के भी नहीं आए हैं। ठीक है, देखा ना 126 आए, इतने बेहतरीन नंबर किसी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि भाई मैथ में उतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि भाई जीएस और इंग्लिश को हमें फाड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट लेवल का ये माइंडसेट रखना है। आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस समझनी है, किसमें आप स्ट्रांग हो, किसमें आप वीक हो। ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम लेवल पे क्या माइंडसेट होना चाहिए। ये जो बातें बोल रहा हूँ इसके नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, वरना भूल जाओगे। ठीक है, अब एग्जाम लेवल पे क्या माइंडसेट होना चाहिए, आप टारगेट कर रहे हो सीडीएस। ठीक है, एक आप क्या टारगेट कर रहे हो, आप सीडीएस टारगेट कर रहे हो। ठीक है, अब सीडीएस आपको पता है 300 मार्क्स का होता है, तो आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए नहीं टारगेट करना है कि भाई सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, कट ऑफ क्लियर हो जाए हो जाएगा, आप मेरिट आउट हो जाओगे। और मेरिट आउट वालों से जाके पूछो कितना दर्द है, जब जब एक पर्सन मेरिट आउट होता है तो उसको कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, सिर्फ वही पर्सन बता सकता है। क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद, इतना ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद बताओ वो बाहर हो गया और फिर वो शून्य पे आ गया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको इस तरीके से करना है कि भाई एक बार सीडीएस एग्जाम अच्छे से क्लियर हुआ ना, तो भाई एसएसबी एक बार क्लियर हुआ, एक बार सीडीएस एग्जाम क्लियर, अगर एसएसबी एक बार क्लियर हो गया ना, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं आना है, क्योंकि एसएसबी ही बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही अनसर्टेनिटी यहाँ पर है। ठीक है, एसएसबी एक बार क्लियर हुआ ना तो सीधा एकेडमी पहुंचने चाहिए, फिर दोबारा वापस नहीं आना है। हाँ, मेडिकल इश्यूज हो गए तो वो बात अलग है, लेकिन एक बार एसएसबी क्लियर हो ना तो सीधा एकेडमी में नजर आने चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि इसका जो रिटन एग्जाम है ना, वो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, हम कितना बेटर परफॉर्म करेंगे ये डिसाइड करेगा हमारी रैंक।
और बेटर परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हाई टारगेट रखना पड़ेगा। आपको 300 में से 200 मार्क्स का क्या करना है, टारगेट रखना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका भी रीजन समझते हैं। इसका रीजन क्या है कि भाई एएफए में क्या होता है, ट्रेनिंग होती है, ठीक है। एएफए में, एक मिनट, ठीक है। एएफए में जब ट्रेनिंग होती है तो जब ट्रेनिंग के दौरान आपको ये रियलाइजेशन होता है कि भाई भाई नीचे ग्राउंड लेवल पे हम लोग 100% तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग स्काई में जाते हैं, एयर में जाते हैं, ये जो है ये सिर्फ 60 to 70% ही रह जाता है। ऐसा क्यों? मतलब आप 100% तैयारी कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, उसके बावजूद भी वो सिर्फ 60 to 70% ही प्रोड्यूस हो पा रहा है। क्योंकि भाई एयर की कंडीशन अलग होती है कि उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। आप कितनी भी तैयारी करो, आप 60 to 70% ही प्रोड्यूस कर पाओगे। सेम इसी तरीके से हमारा एग्जाम भी होता है, ठीक है। आपने 100% तैयारी करके गए, अब वहां पर पता चल रहा है भाई नया पैटर्न आ गया। आया कि नहीं आया, 2024 का ही ले लो, बिल्कुल नया पैटर्न आ गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत टफ हो गए, टफनेस लेवल इंक्रीज हो गई, ठीक है। उन्होंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को वेटेज बढ़ा दिया है, किसी का वेटेज घटा दिया है। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, ठीक है। ये जब फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो घटेगी। तो आप 100% प्रैक्टिस करने जाओगे ना, तो उसको सिर्फ आप 60 to 70% ही प्रोड्यूस कर पाओगे। आपने 300 में से क्या टारगेट रखना है, 200 का। जब आप 200 के लेवल की तैयारी करोगे ना, तो आप वहां पर सिर्फ 150, 160 एंड 170 में ही स्कोर कर पाओगे, ठीक है। 150, 160, 170 में स्कोर कर पाओगे, इससे ज्यादा आप स्कोर कर ही नहीं पाओगे। और 160 में तो भाई रैंक 1 आ रही है। इस तरीके से आपको सोचना है, बहुत हाई टारगेट रखना है, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी रैंक डिसाइड हो सके, क्योंकि रिटर्न हमारे कंट्रोल में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप रैंक लाना चाहते हो, अगर आप एकेडमी जाना चाहते हो, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात आपको किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। आपको मैथ पे भी कमांड बिठानी है, आपको इंग्लिश पे भी कमांड बैठानी है, आपको जीएस पे भी कमांड बैठानी है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने फैला रखा है कि भाई साइंस कर लो, थोड़ा सा पॉलिटी कर लो, हो जाएगा। भैया मेरिट आउट हो जाओगे, लटक जाओगे, और कुछ हाथ नहीं लगने वाला, ठीक है। और आपके साथ कोई रहने वाला नहीं है, आपको किसी की कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपका बड़े भाई होने के नाते मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि भाई ये सब काम मत करो, ठीक है। हाई टारगेट अभी लेकर के चलो, ऐसे लेकर के चलना है, ठीक है। दूसरों से आगे निकलना है, तो आपको हाई टारगेट रखना ही होगा, ठीक है। ये रखोगे तो किसी भी तरीके का मेरिट आउट नहीं होगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर आपने ये सब बड़ी बड़ी बातें तो कह दी हैं, ठीक है, इसको करना कैसे है। तो उसके बारे में भी मैं जुगाड़ लाया हूँ कि क्या करना है, किस तरीके से टारगेट करना है। आपको एक रूल फॉलो करना है 60, 70, 80 का, ठीक है। आपको टारगेट 60 करना है जीएस में, 70 मैथ्स में टारगेट करना है, और 80 जो टारगेट करना है वो इंग्लिश में करना है, ठीक है। अब जब 60 टारगेट करोगे ना, तो आपके जीएस में जो आएंगे ना वो 40 to 50 के अराउंड आएंगे। 70 टारगेट करोगे ना इसमें, तो आपके 50 to 60 के अराउंड आएंगे, और 80 टारगेट करोगे तो 70 के आसपास आएंगे। तो जब आप इसे ऐड करोगे ना, तो ये वही 150, 160 निकलेगा, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअल पेपर पे भी टारगेट रखना है कि भाई मुझे कितना टारगेट करना है, उसी लेवल की मुझे जाकर के प्रिपरेशन करनी है। अगर आप ये टारगेट नहीं करोगे, हैफ हजार्ड वे में जाओगे, ठीक है, मुंह उठाए चले गए, मुंह उठाए प्लानिंग कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं रहेगा। आपको इस तरीके से क्या करना है, टारगेट रखने हैं हर एक सब्जेक्ट पे, कि भाई भाई जीएस है तो जीएस में मुझे 60 टारगेट करना है। जब 60 करोगे तभी 40, 50 आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको प्लानिंग करनी होगी और हाई टारगेट करना होगा। और इस हाई टारगेट को करने के लिए आपको कुछ सिंपल, कुछ कोर कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या राइट माइंडसेट होना चाहिए, आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करनी है। आपको देखना भाई यूपीएससी का सिलेबस है, ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आपको यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना है, कंटेंट देखना है, बुक लिस्ट की आप यूट्यूब पे बुक लिस्ट की वीडियो देखिए। जो बुक्स हैं उन्हें क्या है, लिस्ट आउट करिए, उन्हें खरीद लाइए, ठीक है। उन्हें रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए, उसके नोट्स बनाइए, साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करते जाना है।
देन उन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, रिवाइज करते जाना है। ठीक है, साथ साथ में वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है और उन्हें प्रैक्टिस करना है। 10 ईयर्स के एटलीस्ट आपको पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, 10 ईयर्स का मतलब आपके 20 पेपर्स हो जाएंगे। और आपको ये जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो 3 लेयर्ड प्रैक्टिस करनी है। जो भी यहाँ पढ़ोगे वो 3 लेयर्ड करनी है। एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, एक सब्जेक्ट वाइज, एक पेपर वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, ठीक है, तो नंबर सिस्टम के 100 से 200 क्वेश्चन वहीं के वहीं लगा लेने हैं। मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा, तो 50 से 60 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के लगा लेने हैं। ये क्या हो जाएगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज का मतलब होता है, मान लीजिए आपने पॉलिटी कंप्लीट किया, तो पॉलिटी के 500 से 600 क्वेश्चन वहीं के वहीं लगा लेने हैं पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद। इसे क्या कहते हैं, सेकेंड लेयर। और पेपर वाइज कैसे होते हैं, पेपर वाइज आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। क्लियर है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट से क्या होगा, इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट से क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एग्जाम में हमें स्कोर कैसे ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक मिनट। आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा मुझे एग्जाम में स्कोर कैसे करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा, आपको अपनी मिस्टेक समझ में आएंगी, फिर उन्हें आप इम्प्रूव करोगे। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग समझ में आएगी। आपको पता है भाई 6 घंटे का पेपर होता है, 2-2 घंटे 3 शिफ्ट होती हैं, 10 से 11 घंटे वहां पर रहते हो, तो कैपेसिटी बिल्डिंग समझ में आएगी। ठीक है, कैसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कामनेस कैसे रखनी है। अगर आपका दिमाग शांत नहीं होगा, आप अपने कॉमन सेंस को यूज ही नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो अपने कॉमन सेंस को यूज करना, तो जाहिर सी बात है, आपका दिमाग बहुत शांत होना चाहिए। ठीक है, नया कोई पैटर्न आ गया, टफ पेपर आ गया, आप पैनिक मोड में चले जाते हो। वो सारी चीजें यही हैंडल करनी है। ये किससे पता चलेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे करके। जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, अभी तक मैंने ये जितनी बातें बताई हैं, ठीक है, ये जितनी बातें बताई हैं, ये सब हम लोग जिद बैच में कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जिद बैच में कर रहे हैं। आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको लेक्चर्स दे रहे हैं। जो भी टॉपिक्स एक साथ सारे होते हैं, पॉलिटी जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, तो पॉलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। तो तीनों ही पेपर, मैथ, इंग्लिश और जीएस, इन सभी चीजों को हम लोग पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, कंप्लीटली कवर करेंगे। और तभी हम लोग इतना हाई टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, इतना हाई टारगेट कर पाएंगे 200 के अराउंड। तो ये सारी चीजें हम लोग फॉलो करेंगे। जित बैच के बारे में लास्ट में बताऊंगा कहाँ पर कैसे ज्वाइन करना है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब चलते हैं हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे, क्या आपके माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, आप आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा अपने फोकस और अटेंशन पे काम देना है। आप लोग का फोकस और अटेंशन बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि कुछ रील्स की वजह से, इन सब चीजों की वजह से क्या है, फोकस अटेंशन लोगों का गिरता जा रहा है। वो फोकस नहीं कर पाते हैं, 2-2 घंटे बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उन्हें दिक्कत होती है। तो जिसने ये फोकस और अटेंशन पे काम किया ना, वो आगे निकलेगा। इससे क्या होता है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बढ़ेगी। ठीक है, आपको चीजें याद रहेंगी। इसको इंप्रूव करने के लिए आप मेडिटेशन करो भैया। समझ में आ रहा है, मेडिटेशन करो, योगा करो, जो कुछ कर सकते हो। आप यूट्यूब पे वीडियो देखो कि भाई कितने बेहतरीन लोगों ने बता रखा है कि भाई फोकस कैसे करना है, टेंशन कैसे बढ़ानी है। यूट्यूब पे वो वीडियो देखो, उनके नोट्स बनाओ। ठीक है, उनके नोट्स बनाओ, उन्हें रिवाइज करो, उनको एक्शन में लाओ, तब समझ में आएगा, तब वो आपका फोकस बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या माइंडसेट होता है कि जितने भी टॉपर होते हैं, उनके अंदर खास बात क्या होती है, वो कोई भी काम करते हैं ना, उस काम को करने के लिए अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। तो आपको भी क्या करना है, अपनी पूरी की पूरी जान झोंकनी है उसमें। समझ में आ रहा है, जब तक आप अपनी पूरी जान नहीं झोंकोगे, वो काम कंप्लीट नहीं होगा। आपको पहले ये चीज सीखना है कि किसी भी काम को करने के लिए अपनी पूरी जान कैसे झोंकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने 3 टारगेट्स बनाए। ठीक है, 3 टारगेट्स बनाए, आपको मान लीजिए कुछ भी है, 3 टारगेट्स बनाए, मान लीजिए मैथ में बनाए, इंग्लिश में बनाए, और जीएस में एक एक टारगेट बनाए। जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया है ना कि भाई ये 3 टारगेट्स होने से पहले कंप्लीट होने चाहिए, तो होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसे कहते हैं पूरी जान झोंकना।
ठीक है, वो तीनों ही टॉपिक अच्छे से कवर होने चाहिए। यही सेम चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये चीज जब करोगे ना तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। चौथी चीज, जो एसएसबी होता है ना, एसएसबी में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, मनसा, वाचा, कर्मा, ये सभी को पता है। मनसा मतलब होता है साइकोलॉजी, वाचा मतलब होता है वही स्पीकिंग जिसमें ग्रुप डिस्कशन ये सारी चीजें होती हैं, और कर्मा वही जी2 होता है। ठीक है, अब इसमें इनके बीच में क्या होना है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है ना तो आप जज्बे से निकाल दिए जाते हो। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। मतलब जो बोला, ठीक है, आपने जो बोला, सॉरी, जो सोचा आपने, आपने सबसे पहले क्या है, कुछ सोचा, ठीक है, कुछ थिंक किया, जो सोचा वही आपने बोला, ठीक है, जो सोचा वही बोला और वही किया। तो कहने का मतलब है कि इन तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यही लेते हैं, ठीक है, आपने डिसाइड किया कि भाई मैथ्स के आज मुझे 2 लेक्चर्स खत्म करने हैं और प्लस प्रैक्टिस करना है। एक बार आपने सोच लिया ना, डिसाइड कर लिया ना, तो ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, धरती आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको ये चीजें क्या करनी है, कंप्लीट करनी ही है। इसे कहते हैं कि आपने गलती से भी कुछ बोला है ना तो वो चीज कंप्लीट होनी ही चाहिए। आपने कोई प्रॉमिस किया तो वो प्रॉमिस पूरा होना ही चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके मनसा वाचा कर्मा में क्या है, कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा और आपका एसएसबी बहुत स्मूथली तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो जब ये चीज करेंगे ना, फोकस अटेंशन बढ़ाएंगे, अपनी पूरी जान झोंक के काम करेंगे, मनसा वाचा कर्मा में कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे, तो एसएसबी कैसे नहीं निकलेगा हम देखते हैं। डेफिनेटली एसएसबी निकलेगा। जब मैं एसएसबी दे रहा था ना, तब मुझे ये बात नहीं समझ में आती थी। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता था। अब मुझे बात वो समझ में आती है जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, तब वो बात समझ में आती है, क्लियरली समझ में आती है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर फॉलो करना। आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज को फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, लेकिन आपको पता है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। ठीक है, आपके एक्शन सब कुछ डिसाइड करेंगे कि आप क्या हो। एक्शन क्या कर सकते हैं, इसकी पावर क्या है कि ये वर्स्ट थिंग को भी बेस्ट थिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके एक्शन बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से चीजों को क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, बहुत चीजों को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो, डेफिनेटली वर्स्ट थिंग को बेस्ट थिंग में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। किसी भी चीज से क्या है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्शन लो। छोटी सी भी चीज आपने डिसाइड की है ना, तो उस पे एक्शन लो। ठीक है, आपने डिसाइड किया भाई 1 किलोमीटर रनिंग करेंगे, तो एक्शन लो। ठीक है, 1 किलोमीटर नहीं कर सकते तो कम से कम 0.5 किलोमीटर करो, बट करो, करना जरूरी है। क्लियर है? और अपने फोकस और अटेंशन को बढ़ाने के लिए मैं एक चीज और एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई अगर आप अपने फोकस और अटेंशन को बढ़ाना चाहते हो ना, तो एक टाइम पे सिर्फ एक काम करो। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, एक टाइम पे एक काम? तुम्हें पता है बीच मझधार में दो नावों पे पैर रखने से अच्छा है कि एक नाव पे पैर रखो। अगर बीच मझधार में दो नावों पे पैर रखोगे तो डूबोगे। ठीक है, इसलिए एक नाव पे पैर रखो, उसी में रहोगे, सुरक्षित रहोगे और अपने डेस्टिनेशन तक का पहुंच जाओगे। ठीक है, एक टाइम पे एक काम करना है। अगर खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पियो, पानी पे ध्यान दो। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरी तरीके से पढ़ो, अगर आप खेल रहे हो तो सिर्फ दोस्तों के साथ खेलो। फिर बाहर निकले ना तो फिर दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, ये करना, वो करना। पूरा दिमाग खेलने में लगना चाहिए, पूरा दिमाग दोस्तों के साथ एंजॉय करने में लगना चाहिए। इसे कहते हैं वन वर्क एट अ टाइम। इस चीज को अगर आप एक्शन में लाओगे ना, तभी होगा। ये बातें आपको पता है, ठीक है, लेकिन आप एक्शन में नहीं लाते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है मेरे भाई, प्लीज एक्शन लो। ठीक है, ये आपकी ही भलाई के लिए है, ये मेरी भलाई के लिए नहीं है। ठीक है, मैं भी एक्शन लेता हूँ, गलतियां मुझसे भी होती हैं, कोई बात नहीं। आप कोशिश तो करो। ठीक है, कोशिश तो कर ही सकते हो ना। समझ में आ रहा है? आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछो। ठीक है, यूट्यूब पे इतनी ढेर सारी चीजें हैं, उनको क्लियर करो। ये किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना है, ये चीज जान लो। अगर सिलेक्शन नहीं मिला ना तो बहुत ज्यादा गिल्ट होगा, जैसे मुझे होता है। ठीक है, गिल्ट ना हो इसलिए सिलेक्शन लेना है। समझ में आ रहा है?
ठीक है। और आपको कुछ और बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा भाई कंसिस्टेंसी, इसका तो क्या ही कहने हैं, ये तो आपको राजा बना देगा कंसिस्टेंसी। ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या होती है भैया? कंसिस्टेंसी का बिल्कुल मतलब नहीं है कि ब्रेक ना लेना। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है सही टाइम पे सही अमाउंट में ब्रेक लेना। ठीक है। सही अमाउंट में और सही टाइम पे ब्रेक लोगे ना, आपको ही फायदा होगा। इस कंसिस्टेंसी को हमें सस्टेनेबल बनाना है। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन सारा दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा ही नहीं। इसे कंसिस्टेंसी ब्रेक कहते हैं। आपको कंसिस्टेंसी क्या करना है कि भाई डेली मान लो तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर अगले 2 घंटे 15 मिनट पढ़ लो, ठीक है। अगले दिन फिर 2 घंटे 30 मिनट पढ़ लो। तो ऐसे क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओ टाइम, और बीच बीच में ब्रेक लेते जाओ। ठीक है। मान लीजिए एक टाइम ऐसा है आप 10 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, बीच में 1-1 घंटे लिख लो। ठीक है। 2-2 घंटे के 5 स्लॉट बना लो, बीच में आधे आधे 1-1 घंटे के आप ब्रेक ले लो। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे एग्जाम क्लियर होते हैं। तो कंसिस्टेंसी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ब्रेक ना लेना। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सही अमाउंट में सही टाइम पे ब्रेक लेना। समझ में आ रहा है? और जो मैंने आपको सिंपल प्रोसेस अभी बताई है ऊपर, उस सिंपल प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। सिंपली तरीके से प्लानिंग करनी है, सिंपली तरीके से एग्जीक्यूशन करना है, सिंपल। ठीक है। आपको डेली हार्ड वर्क करना है। ठीक है। जब ये सब प्लान कंसिस्टेंसी प्लानिंग करने लोगे ना, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है। आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है। ये सभी हर जगह सुना होगा। नेवर गिव अप एटीट्यूड का सिंपल सा मतलब है कि भाई आपने कोई चीज डिसाइड की है, ठीक है, वो हर हाल में पूरी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड की है। ठीक है। तो आपने कुछ सोचा, ठीक है, और उसको आपने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, तभी मनसा और वाचा में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। समझ में आ रहा है ना? आपने सोचा कि भाई इस सब्जेक्ट को मुझे खत्म करना है तो करना है। ठीक है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड कहते हैं। आपको अपने लो फेज में क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है। हमें डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का सिंपल सा मतलब है डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान न देना। ठीक है। सोशल मीडिया का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। 30 मिनट कर लो, ठीक है, 1 घंटा कर लो। ऐसा नहीं कि 3-3 4-4 घंटे आप बैठे हो, पता चला रील स्क्रॉल किए जा रहे हो। इससे आपका फोकस भी बिगड़ेगा और आप डिस्ट्रैक्टेड भी रहोगे। गिल्ट ऊपर से जाएगा। ठीक है। आपका दिमाग आपको खुद गाली देगा। तो इन सब चीजों से क्या करना है, थोड़ा सा दूर रहना है, अपने आप को बचा के रखना है। और दूसरा क्या है, आपको स्टार्टिंग से एज लेकर के चलना है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या है, इस तरीके का अगर आप माइंडसेट रखोगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होते हैं। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है तो तुम्हारा भी एग्जाम क्लियर होगा। मैं भी पूरी तरीके से शुरुआत में भटका हुआ था, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन मैंने जब ये सब समझ में आई बातें ना, इनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया ना, तब मुझे समझ में सारी चीजें आई हैं। तो जितनी भी बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, तो आपके इस राइट माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम लोगों ने जित बैच लॉन्च किया है। इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रोवाइड कर ही रहे हैं। आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके रिवीजन सेशन लेंगे, आपके फुल फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, जो पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व कैसे करना है, इन सभी चीजों में वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बस आप इस जीत बैच को लॉन्च ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे? इसके लिए हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल बना रखा है। ये हमारा क्या है, ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यास एक्स डिफेंस ऑफिशियल। इसको आप ज्वाइन कर लोगे। जब आप यहाँ ज्वाइन करोगे तो आपको 3 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे। एक स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर CDS 1 2026, CAPF के लिए मिलेगा, एक NDA के लिए मिलेगा। ठीक है। आपका जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपके यहाँ पे सभी डाउट्स को किया गया, क्लियर किया जाएगा। जितने भी डाउट्स होंगे सभी क्लियर किए जाएंगे। और हम लोग दिसंबर में अभी एक दूसरा ग्रुप बनाएंगे, कनक्वर ग्रुप। इस कनक्वर ग्रुप में क्या होगा कि आपको हम लोग पर्सनल टेस्ट देंगे। क्या देंगे? पर्सनल टेस्ट देंगे। कैसे पर्सनल टेस्ट? जूम मीटिंग होगी। यहाँ पर 2 to 3 एवरी वीक जूम मीटिंग होगी। आपके जो भी पर्सनल डाउट्स होंगे, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे अदर चीजों से रिलेटेड हो, हम उन्हीं सभी डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे। और वहां पर क्या है कि पर्सनली तरीके से आपको हम लोग गाइडेंस देंगे। जो बंदे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो एकेडमी में पहुंचने चाहिए, ये हमारा विजन है, कुछ भी करके। तो आप जैसे भाइयों का
जैसा आप लोग डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आप लोग नहीं पहुंचोगे तो कौन पहुंचेगा? ठीक है, बस हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ बैठे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्सप्रेसिव होना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, आप हमें बताओ, तभी हम क्या कर पाएंगे, आपकी मदद कर पाएंगे। हम भी एक एस्पिरेंट है भैया, हमको भी पता है क्या दिक्कतें आती हैं। जब तक आप बताओगे ना, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप हमें बताइए, बस आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ना करिए, डजेंट मैटर, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बस हमें इतना पता है। समझ में आ रहा है? एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। समझ में आ रहा है? तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करिए। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताइए। सो चलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।